तो चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स। पहले हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, सीधे उसकी वजह से होने वाले एक्सीलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बातें करते थे। अब हम काइनेमेटिक्स को छोड़ के मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स भी देखेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मेरे हिसाब से अगर सबसे एक प्रॉपर डेफिनेशन दूं इसकी, तो है रेजिस्टेंस टू चेंज। दूसरे चैप्टर्स में भी हम इनर्शिया की बात करते हैं कभी, ये तो आज हम मैकेनिकल इनर्शिया की बात कर रहे हैं, कल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की भी बात करेंगे। इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज, और जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है बचपन से वो अब हम लिख लेते हैं। तो इनर्शिया की एक डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते हैं, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बनी रहेगी, और अगर वो चल रही है यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में, उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी है और उसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई ऑपोजिंग टेंडेंसी उसमें नहीं है, तो वो जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन में चलती ही चली जाएगी। एक बार अगर मैंने बॉडी को अपने हाथ से धक्का देके छोड़ दिया, सपोज जमीन पे छोड़ दिया और बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक बार मैंने इसे छोड़ दिया तो जिंदगी भर चलती ही चली जाएगी जब तक इसके मोशन को कोई अपोज न करे। एक बार छोड़ दिया तो उसके बाद ये बॉडी चलती ही चली जाएगी, रुकेगी नहीं। इट विल, जब तक ये रेस्ट में है तो ये रेजिस्ट करेगी अपने आप को मोशन में लाए जाने को। रेजिस्टेंस टू चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज। बॉडी जब रेस्ट में है तो इट विल अपोज इट बीइंग ब्रॉट इनटू मोशन, and once it comes into motion then it will oppose it brought to rest। ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए जिस इंस्टेंट पे मैंने बॉडी को छोड़ा उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, बॉडी उसी से कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाएगी। अगर आपने उसे रोकने के लिए कोई अलग से कोशिश नहीं की तो अपने आप में तो बॉडी चाह के नहीं रुक पाएगी, बाहर से कुछ आएगा, बाहर से आना चाहिए कुछ जो बॉडी को रोकेगा। पूरी तरह बॉडी अपने आप में, बॉडी की इनेबिलिटी है ना, तो बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है बाय इटसेल्फ। लिख दीजिए, बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। अपने आप वो बॉडी कुछ चेंज नहीं कर सकती। खैर, इनर्शिया एक टेंडेंसी तो है और बड़ा एक वैलिड पॉइंट है, इनर्शिया बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पर सबसे बड़ी बात है कि इनर्शिया का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। इनर्शिया एक टेंडेंसी है, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। So it is not a physical quantity। ये physical quantity ही नहीं, because it cannot be quantified। इसकी क्वांटिटी जो है आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। 1 किलो इनर्शिया है कि 2 किलो इनर्शिया है, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम ये जानते तो हैं कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। हम ये जानते हैं कि भारी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है और हल्की बॉडी का इनर्शिया कम है, पर फिर भी इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू मास। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, इसके कोई डायमेंशन भी नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हुए भी अगर आप इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इसको न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। टर्म ऑफ inertia cannot be included in numericals। जिसको आप बेसिकली, जिस भी बात को आप क्वांटिफाई न कर सकें वो टोटली कचरा है। जिसको इक्वेशंस में इंक्लूड ना कर सकें
वो कचरा है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी थॉट आपको आए, पर जिसको क्वांटिफाई आप न कर सकते हो क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू न दी हो, तो आपके अंतर मन से आवाज आए कि ये कचरा है। This thought has to be ignored. You have to say that I have got to make simplifying assumptions. तो बहुत सारी चीजों को जिन्हें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिनकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, आपको इनको इग्नोर करना चाहिए। तो इनर्शिया के कारण वेलोसिटी बेसिकली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो सकता, डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो सकते। Due to inertia, a body tends to maintain the value of its velocity, momentum and kinetic energy. सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन नहीं, उसको हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। इनर्शिया के कारण बॉडी में टेंडेंसी होती है कि ये वैल्यूज को भी चेंज ना होने दे। Yes, sir. टाइप्स ऑफ इनर्शिया, नंबर 1 है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 है इनर्शिया ऑफ मोशन, और नंबर 3 है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टाइप्स के इनर्शिया है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाए जाने को अपोज करेगी। अगर बॉडी में मोशन में है तो वो अपने मोशन में किसी भी प्रकार के चेंज को अपोज करेगी। अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो बॉडी अपोज करेगी, स्पीड घटाओगे तो बॉडी अपोज करेगी। खाली डायरेक्शन भी अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो बॉडी अपोज करेगी। बॉडी कैन नॉट चेंज even its direction on its own. अपने आप तो न ये स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है, न ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है, और ना ही अपने आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज its state of motion or change its direction, that inability is called inertia. तो चलिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका वही कहना है, लिख दीजिए, a body tends to continue in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an external force. A body tends to continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by a force. मतलब इनर्शिया ओवरकम करने के लिए हमें बॉडी पे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दीजिए एक्सटर्नल फोर्स को और लिख दीजिए क्लियरली, अनलेस देयर इज अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जब तक बॉडी के बाहर से फोर्स नहीं है, तो बॉडी का इनर्शिया ओवरकम नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल आप लोगों की जैसी बात हो गई कि आप पे बाहर से फोर्स लगेगा, बाहर से प्रेशर होगा तो आप पढ़ोगे, नहीं तो इनर्शिया के मारे आप अपने स्टेट को मेंटेन करोगे, वो भी रेस्ट के स्टेट को। इंटरनल फोर्स के कारण कभी कोई इनर्शिया ओवरकम नहीं होता। फिजिक्स की भाषा में इंटरनल फोर्स के कारण कभी कोई इनर्शिया ओवरकम नहीं होता, कभी कोई मोशन क्रिएट नहीं होता। बॉडी के बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा तब तक बॉडी में मोशन नहीं होगा। मस्कुलर पावर यूज करके आपको लगता है हम सड़क पे चलते हैं, पर यह बात सही नहीं है। बाहर से फोर्स आता है तो हम चलते हैं। हाँ, हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, उस मस्कुलर पावर से हम अर्थ को फोर्स मारते हैं, उसका असर अर्थ पे दिखेगा। और अर्थ जो बदले में पलट के हमें फोर्स मारता है ना, वो फोर्स हमारे बाहर से आता है, हम उस फोर्स के कारण चलते हैं। तो इस दुनिया में जितना भी जो भी मोशन है, ठीक है, सिवाय लूज मोशन के, लूज मोशन ही है केवल जो इंटरनल फोर्स के कारण होता है, बाकी सारे मोशन शुड कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अगर आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए,
जैसे हाथ ऊपर बांध के और पैर भी ऊपर कुर्सी पे ही लग दीजिए, पथल्ला मार लीजिए, उखड़ू बैठ जाइए कुर्सी पे, और अब उठ के बताइए आप कितनी मस्कुलर पावर, कितनी खाना खाया हो आपने, कितनी ताकत हो आप में, आप नहीं उठ सकते, आपको बाहर से फोर्स चाहिए, जमीन का फोर्स चाहिए। आप जमीन पे पैर टिकाते हैं, जमीन से आपको रिएक्शन मिलता है, फिर आप उठ पाते हैं। इंटरनल फोर्स कभी किसी मोशन का कारण नहीं बनता। एक ये लाइन लिख दीजिए, इवन टू चेंज डायरेक्शन अलोन, किसी बॉडी की खाली डायरेक्शन भी चेंज करनी हो, even to change direction alone we need an external force from outside the body। अपने आप तो अपने अंदर से तो बॉडी में कितनी भी एनर्जी हो, वो स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को या डायरेक्शन चेंज कर को बॉडी खुद नहीं कर सकती, बाहर से फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। खाली डायरेक्शन भी चेंज करनी हो तो भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी पे फोर्स काम करता है तो बॉडी रेस्ट से मोशन में अगर आई तो भी उसमें एक्सीलरेशन हुआ, बॉडी मोशन से रेस्ट पे आई तो भी एक्सीलरेशन हुआ या रिटार्डेशन हुआ, जो भी है, या खाली डायरेक्शन भी चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सीलरेशन हुआ। इसलिए हमारा ये भी कहना है कि जब हम बॉडी पे फोर्स काम एक्ट करता है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है और बॉडी में एक्सीलरेशन होता है। लिख दीजिए, when an external force acts on a body, external force acts on a body experiences a change in momentum। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बेसिकली, मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, मोमेंटम का फॉर्मूला mv, तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, and it experiences an acceleration, फर्स्ट लॉ को इस तरह समझाया जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ने हमें कोई ऐसी जानकारी तो दी नहीं है जिससे हम फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में आपसे बता कर सकें। तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली क्वालिटेटिव इन नेचर, उसने सिर्फ फोर्स की क्वालिटी बताई है कि फोर्स होगा तो क्या होगा और फोर्स नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो हम इसका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का ये लिख सकते हैं नटशेल में, समरी में, कि अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं है, इनर्शिया ओवरकम नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, डेल्टा पी यानी मोमेंटम, डेल्टा यानी चेंज एंड नो एक्सीलरेशन। ये स्लोगन हो गया। फोर्स नहीं दोगे तो मोमेंटम चेंज नहीं करेंगे, एक्सीलरेशन नहीं करेंगे, इनर्शिया ओवरकम नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव, इसने सिर्फ आपको फोर्स की क्वालिटी के बारे में कुछ कुछ बातें की हैं, पर फोर्स की क्वांटिटी के बारे में कोई बात नहीं की। हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओवरकमिंग इनर्शिया। तो बेसिकली तो हमने कहा कि फोर्स लगाओगे तो इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा, बट हमें आवश्यकता क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ फोर्स होना चाहिए। जैसे मैं पेन को यहाँ से उठाना चाहता हूँ, इसका इनर्शिया ओवरकम करना चाहता हूँ, तो ये सोर्स ऑफ फोर्स है, मेरे को चाहिए एक सोर्स ऑफ फोर्स। ये सोर्स ऑफ फोर्स है, ये मेरा हाथ। दूसरा है ट्रांसमिटिंग लिंक बिटवीन द सोर्स ऑफ फोर्स एंड द बॉडीज इनर्शिया टू बी ओवरकम। एक ट्रांसमिटिंग लिंक चाहिए। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, जो ट्रांसमिटिंग लिंक है, इज यूजुअली कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। कॉन्टैक्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। दोनों के बीच में दूर से थोड़ी ना मैं इस पे फोर्स लगा सकता हूं। अगर यहाँ सांप मरा हुआ पड़ा है और मेरा इंटेंट है कि मैं इसको लकड़ी से हटाऊं दूर, तो भी मेरे को यहाँ लिंक कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो इस कॉन्टैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रांसमिटिंग लिंक चाहिए बिटवीन द सोर्स ऑफ फोर्स एंड द बॉडी हुज इनर्शिया इज टू बी ओवरकम। जिसमें आप कुछ स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हैं, देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट। इसको मुझे उठाना है और ये सोर्स ऑफ फोर्स है, तो ये कॉन्टैक्ट तो हो ना। इसको मुझे धक्का मारना है किसी को, तो ये कॉन्टैक्ट तो जरूरी है ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर एकदम से नहीं होता, कई बार तो हमें एक लिंक चाहिए। ये लिंक चाहिए, ये हल्का सा एक लिंक चाहिए। मैं एक रॉड को लूंगा, ये सांप है, मेरे को डायरेक्ट छूने का मन नहीं है, तो मैं लकड़ी लूंगा और लकड़ी से इसको हटाऊंगा। हमारा कहना है कि ट्रांसमिटिंग लिंक एंड द बॉडी शुड बोथ बी रिजिड फॉर इनर्शिया टू बी ओवरकम इंस्टेंटेनियसली। अगर ये भी रिजिड है और ये भी रिजिड है, सांप नहीं है, ये भी एक पत्थर है, और इस हॉकी से इसको मैंने जोर से मार दिया बॉल को, ये भी रिजिड है और ये भी रिजिड है, तो इमीडिएट ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। तो द ट्रांसमिशन लिंक एंड द बॉडी शुड बोथ बी रिजिड। रिजिड भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है फॉर इनर्शिया टू बी ओवरकम इंस्टेंटेनियसली।
Otherwise the force should be applied for a longer duration of time. यदि एक ये टहनी है लकड़ी की, सांप में हमारा पड़ा है और मैं एक गीली टहनी से पेड़ की डाली से तोड़ के मैं इसको हटा रहा हूँ, तो शायद मुझे थोड़ी इंस्टेंटेनियसली फोर्स तो ट्रांसमिट नहीं होगा, तब मुझे फोर्स शायद थोड़े ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाना पड़ेगा. कह रहा है in some situations even if the body and the link are rigid, force must be applied for longer duration to overcome inertia. इनके हम एग्जांपल से ही आपसे बात करते हैं, ये सारी सिचुएशंस आपसे एग्जांपल से ही बात करते हैं. हाँ, लिंक वाली जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है और वो है ग्रेविटेशन फोर्स, या एक्चुअली किसी भी फील्ड का फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स का आपको लिंक दिखता तो नहीं है, पर यहाँ ग्रेविटेशन का फोर्स है. समटाइम्स ये जो फील्ड के फोर्स होते हैं उनमें आपको लिंक विजिबल नहीं होता. इलेक्ट्रिकल फील्ड का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स. हालांकि हम यहाँ कहते हैं कि चलिए ठीक है, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, ग्रेविटेशन की बात कर रहा था. ठीक है, तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दिखता तो नहीं है लिंक आपको, पर हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल्स हैं जो आपको दिखते नहीं है. समटाइम्स लिख दीजिए इन केस ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड्स द लिंक इज इनविजिबल. तो इस चैप्टर में mg एक फोर्स है जो हमें लिंक नहीं भी दिखेगा तो भी हम मानेंगे कि वो बॉडीज पे काम कर रहा है. ये लिंक आपको दिखता नहीं है पर ये होता है, और ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल्स के द्वारा ये लिंक की बात हमारे साइंटिस्ट करते तो हैं. एक सिचुएशन ये है कि आपने एक बुलेट मारी कांच की खिड़की पे, बंदूक से गोली चलाई, तो वो जो बुलेट जहां टकराएगी ना वहां एक नीट होल हो जाएगा. जितने कांच के पार्टिकल्स पे बुलेट का इंपैक्ट होगा उतने पार्टिकल्स का इनर्शिया इमीडिएटली ओवरकम हो जाएगा. बुलेट भी बाहर निकल जाएगी और वहां एक नीट होल हो जाएगा, वो कांच के पार्टिकल्स भी वहां से हट जाएंगे, उनका इनर्शिया ओवरकम हो गया. क्योंकि ये बॉडी भी रिजिड थी और ये पार्टिकल्स भी रिजिड थे, तो इनका इमीडिएटली इनर्शिया ओवरकम हो गया और ये मोशन में आ गए. पर अगर हम कांच पे पत्थर मारते हैं तो पत्थर में नीट होल नहीं होता, कहीं छोटा बहुत होल होता है और बाकी बहुत सारे क्रैक्स फैल जाते हैं. बुलेट के फायर करने से कांच में होल्स नहीं होते. कारण ये कि पत्थर का जो इंपैक्ट है दैट लास्ट्स अ बिट लॉन्गर, तो इनर्शिया बाकी पार्टिकल्स को भी फोर्स, ये जो फोर्स है पत्थर का, ये बाकी जगह भी ट्रांसमिट हो जाता है, उनका भी इनर्शिया ओवरकम हो जाता है, वो भी अपने जगह से थोड़े बहुत हिल जाते हैं. इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. आप जानते हैं इसका एक टेबल पे डिश रखी है, एक बर्तन रखा है, उसमें प्याला है, कुछ फ्रूट्स रखे हैं, उसके नीचे टेबल क्लॉथ है. अगर ये टेबल क्लॉथ आप धीरे धीरे मूव करेंगे तो ये फोर्स सबको ट्रांसमिट हो जाएगा और ये प्याला भी मोशन में आएगा. पर अगर सडन मूवमेंट कर देंगे आप, सडन मूवमेंट, तो इसका जो फोर्स है वो डिश को ट्रांसमिट नहीं होगा, वो बर्तन वहीं का वहीं रह जाएगा और कपड़ा नीचे से निकल जाएगा. अगर पेड़ पे फ्रूट लगा है और नीचे ही है वो फ्रूट, डाली है, तो आप उस डाली को थोड़ा सा खींचते हैं तो डाली धीरे धीरे खींचते हैं तो डाली के साथ साइड में जो ब्रांच में फ्रूट लगा है वो भी नीचे आ जाता है. पर अगर थोड़ा ऊपर है और ये डंगाल आपके हाथ में है, फ्रूट थोड़ा ऊपर है, इसका ब्रांच आपके हाथ में आ रही है, तो आप इसे जोर से जर्क देते हैं, सडन जर्क. अब ये डंगाल का ब्रांच का ये वाली जो आपके हाथ में है, इसका इनर्शिया तो ओवरकम हो जाता है, पर वो फ्रूट जो वहां लटका हुआ है उस पर ये फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो पाता, तो फिर तो रिलेटिव मोशन होगा, इनको सेपरेट होना पड़ता है, फिर फ्रूट वहां से छिल जाता है और गिर जाता है नीचे. ठीक है, एक कारपेट है, कारपेट की जब आप डस्टिंग करते हैं और आप उसे झूला झुलाएंगे
तो उसके बीच के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका भी इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स को ट्रांसमिट होने का मौका मिल गया। पर अगर आप सडन जर्क देंगे उसको, तो जो कारपेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सब मोशन में आएंगे, पर डस्ट पार्टिकल्स जो है वे उनका इनर्शिया ओवरकम नहीं हुआ, तो फिर वो नीचे गिर पड़ेंगे। हम बस में खड़े हैं, ये तो फिर भी थोड़ा काम का एग्जाम्पल है, बाकी तो सब यूजलेस थे, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने से नुकसान होगा आपको। अगर आप बस में खड़े हैं और बस सडनली एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो मेरे जो पैर हैं, मेरे जो हिप तक का पोर्शन है, इसका तो फिर भी रिजिड लिंक है बस से। मेरे पैर बस पे अपना फुटिंग स्टेडफास्ट जमाए हुए हैं, और जो बस के चलने का जो फोर्स है, जिनका फोर्स जो बस के वेरियस पार्टिकल्स को आगे चला रहा है, वो मेरे पैरों को भी मिल जाता है, बिकॉज मेरे पैरों का और बस के फ्लोर का एक रिजिड कांटेक्ट हो रहा है। तो फोर्स गेट्स ट्रांसमिटेड, तो मेरे पैर आगे जाते हैं, मेरे पैरों का इनर्शिया ओवरकम हो गया क्योंकि इन्हें फोर्स मिल गया। पर ये जो मेरे धड़ है, जो मेरा ऊपरी पोर्शन है, जो मेरी शरीर का ऊपरी पोर्शन है, इसको इमीडिएटली वो फोर्स ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो ये हमें जर्क पीछे आता है। पैर तो एक्चुअली आगे चले गए, पर मेरे को पीछे कोई फोर्स नहीं लगा, पैर आगे चले गए और मेरा धड़ वही का वही रहा। पैर आगे चले गए और धड़ का वही रहा, तो अब ऐसा हमें लगता है कि हमको पीछे कोई फोर्स लगा, जर्क तो पीछे लगता ही है। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल लॉज ऑफ इनर्शिया के या फर्स्ट लॉ के मिलते हैं, और वो सब क्वालिटेटिव हैं, इनमें मैथमेटिक्स नहीं है, इक्वेशन नहीं है, इसलिए दे आर नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। ये जो सेकंड लॉ है, ये हमें फोर्स का एक फॉर्मूला देता है, तो इसको क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ तो क्वालिटेटिव था, ये फोर्स का फॉर्मूला देता है, इसी को रियल न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। आप जानते हैं न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ एसेंशियली सेकंड लॉ से डिराइव किए जा सकते हैं, जिसमें भी मैथमेटिक्स है, सारी बातें उससे की जा सकती हैं। तो इसका ये कहना है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, तो बेसिकली उसका मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, when force is applied on a body, its momentum changes, and the change in momentum takes place in the direction of applied force. हम आगे बढ़ने के पहले जरा मोमेंटम को एक बार फिर डिफाइन ही कर लें। मोमेंटम स्मॉल p से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, जिसकी यूनिट kg मीटर पर सेकंड होती है, और ये एक वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसके डायमेंशंस m1 l1 p-1 है, मास लेंथ और ये टाइम, ये है मोमेंटम। इसका बेसिक है, अगर डेफिनेशन देनी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, quantity of motion possessed by a body, or which a body can create, जितना मोशन एक बॉडी में है या जितना मोशन कोई बॉडी क्रिएट कर सकती है, उसको, उस वैल्यू को मोमेंटम कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। यार हमें तो इन बातों में मतलब है ही नहीं, हमें हाँ इसमें मतलब हो सकता है, इसमें मतलब हो सकता है, और सबसे ज्यादा मतलब होता है इसमें, फॉर्मूले में। हम फॉर्मूला में इंटरेस्टेड है क्योंकि न्यूमेरिकल उसी से बनते हैं। फर्स्ट लॉ ने आपको ये बताया कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा। अब सेकंड ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जितनी बॉडी में लगता है उसको नाप सकते हैं हम इस तरह से, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो इट इज एक्चुअली डेल्टा p बाय डेल्टा t, और डेल्टा के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम एवरेज फोर्स की बात कर रहे होते हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, फाइनल मोमेंटम इन mv और इनिशियल मोमेंटम इन mu अपॉन टाइम, तो हो गया m into v minus u by t। फोर्स, जो एवरेज फोर्स है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन चेंज ऑफ टाइम, p फॉर मोमेंटम एंड डेल्टा फॉर चेंज। डेल्टा p मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। एक्चुअली तो ये सब वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, एक्चुअली सब वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो फोर्स का, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला है v minus u by t है a, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आ गया हमारे लिए m है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आ गया m है। ठीक है, हालांकि बेसिक फॉर्मूला ये नहीं है, सबसे बेहतर
इंस्टेंटेनियस फोर्स की अगर मैं बात करूं, अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करूं तो डेल्टा पी की जगह डीपी हो जाएगा और डेल्टा टी की जगह डीटी हो जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली ज्यादा फंडामेंटल फॉर्मूला है फोर्स का, dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और डिफरेंशिएट करोगे, अगर आपको मान लीजिए मोमेंटम की इक्वेशन t के टर्म्स में दी है, t को कैपिटल नहीं लिखते, t को ऐसे स्मॉल ही लिखते हैं। अगर मोमेंटम की इक्वेशन अगर आपको t के टर्म्स में दी है तो आप उसे डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी टाइम के टर्म्स, राइट। अगर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा। अगर हम कांस्टेंट मास की बात कर रहे हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, अगर मास कांस्टेंट है तो आप इसको ब्रैकेट के बाहर ला सकते हैं। कुछ सिचुएशंस मिलेंगी जहां मास भी कांस्टेंट नहीं होता, वहां फिर फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बाद में कभी बात करेंगे। फॉर अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, द मास टर्म कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन साइन। तो खाली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे और dv by dt आप जानते हैं होता है a, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला हो गया m है। फॉर्मूला आ गया भाई, फॉर्मूला। और सब बार बार अब केवल न्यूटन्स लॉ के नाम पे, न्यूटन्स लॉ के नाम पे कोई भी न्यूमेरिकल होगा, कोई भी थ्योरी का भी डिस्कशन होगा तो आपको कायदे से इस फॉर्मूले से करना चाहिए। अगर थ्योरी का भी डिस्कशन हो, थ्योरी का भी डिसीजन लेना है, ये आपको थ्योरी भी कवर करता है और ये सारे न्यूमेरिकल भी कवर करता है। ऐसा कोई थ्योरी का प्रश्न नहीं है जिसका जवाब ये फॉर्मूला ना दे पाए। ये अपने आप में कंप्लीट है फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस के भी काम आता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में भी काम आता है। दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, अ फॉर्मूला इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट कंटेन्स ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जिन जिन चीजों पे फोर्स डिपेंड करता होगा। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। बेसिकली वो तो एक तो पहले मैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर सकता हूं। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स तो पहली तो एसआई सिस्टम में है न्यूटन, सीरियस सिस्टम में है डाइन। और आप इसका क्योंकि फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन जानते हैं, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये केजी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो डाइन है वो ग्राम एक्सीलरेशन है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन जो है वो मैं जानता हूं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1000 ग्राम और फिर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन है। जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन है। ये इनमें रिलेशन हो गया। डायमेंशंस की यहाँ फोर्स की बात कर लूं तो फोर्स के डायमेंशंस है m1 l1 t-2। आपको वर्क के भले याद ना हो, प्रेशर के याद ना हो, पर फोर्स के डायमेंशंस तो याद होने चाहिए या जल्दी से दिखने चाहिए। ma m1 और फिर l1 t-2। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की। दीज आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला F is equal to mg, W is equal to mg। तो जो SI यूनिट है वो है ये मास में, उसमें 1 kg लेता हूं, जो उसके फोर्स का नाम मैं बोलता हूं 1 kg वेट या 1 kg फोर्स। ये SI यूनिट का नाम है। हम बोलते हैं इट इज द फोर्स with which earth attracts a body of mass 1 kg towards its center। ये अगर मैं इसे mg में डाल रहा हूं और मास 1 ले रहा हूं तो ये जो 1 kgf होता है ये g न्यूटन हो जाता है। g न्यूटन यानी 9.8 न्यूटन। जो 1 kg फोर्स है वो है 9.8 न्यूटन। इसी तरह से जो 1 ग्राम फोर्स है, सीजीएस यूनिट इसकी 1 ग्राम फोर्स है ना, इट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass 1 kg।
मास 1 ग्राम, जिस ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है उसका वेट, तो ग्राम फोर्स जो है ना, 1 ग्राम फोर्स जो है वो है जी डाइन, एम जी में एम ले लिया मैंने 1 ग्राम जी डाइन, तो जो 1 ग्राम फोर्स है वो है 981 डाइन, क्योंकि सीजीएस यूनिट में जी की वैल्यू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये केजी फोर्स और ग्राम फोर्स न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा तंग करते हैं आपको, हद से ज्यादा। आप किसी भी न्यूमेरिकल में, पहली बात तो ये है कि ग्राम, अगर आप एक्चुअली फोर्स को ही यूज कर रहे हैं, अभी आप एक्चुअली किसी न्यूमेरिकल में फोर्स यूज कर रहे हैं, तो ये केजी फोर्स और ग्राम फोर्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया जाता, आपको हर बार न्यूटन और डाइन में आना ही पड़ेगा। अगर आपको एक्चुअली फोर्स पुट करना है तो आप 2 kgf है तो उसे 2 × 9.8 न्यूटन लिखिए। कैलकुलेशंस आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट्स, दैट इज न्यूटन एंड डाइन। क्वेश्चन आपको ये इस इनमें दे सकता है या ऑप्शन भी इनमें दे सकता है, और कैलकुलेशन हमेशा न्यूटन और डाइन में होगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी वो बोलता तो है केजी फोर्स, 5 kg फोर्स, पर न्यूमेरिकल में जहां आपको इसे पुट करना है वहां आपको फोर्स पुट करना ही नहीं है, वहां आपको मास पुट करना है। तो उसने बोला 5 kg फोर्स और आप वहां पुट करेंगे 5 kg। ये आपको फॉर्मूले में देखना पड़ता है कि आपको फॉर्मूले में फोर्स डालना है कि फॉर्मूले में आपको मास डालना है। वो दोनों उल्टी हरकतें कराता है। वो देता है आपको कि बॉडी है मास 5 kg की, और न्यूमेरिकल में आपको मास नहीं चाहिए, फोर्स चाहिए। वो बोल देगा फोर्स ऑफ 5 kg, फोर्स ऑफ 5 kg, उसका मतलब है kg है 5 kgf, और आप न्यूमेरिकल में फोर्स डाल रहे हैं तो उसे 5 × 9.8 न्यूटन डालिए। कभी बोलेगा मास ऑफ 5 kgf, तो मास बोल रहा है 5 kgf, पर एक्चुअली वो फोर्स है। वो kgf बोल के दे या kg बोल के दे मतलब नहीं है, फॉर्मूले में तुम फोर्स डाल रहे हो कि मास डाल रहे हो, मतलब उस बात से है। अगर फॉर्मूले में तुम्हें फोर्स की जरूरत है तो तुम उसे न्यूटन में लाओ ही लाओ, और फॉर्मूले में तुम्हें खाली मास डालना है तो दिया कुछ भी हो तुम उसे केजी में लाओ। सब kgf का मतलब kg होता है। तो न्यूमेरिकल जब अपन यूज करेंगे तभी ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी, जब कहीं थोड़ी बहुत गलतियां होंगी उसके बाद। चलिए हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction। तो इस लॉ ने भी मुझे कोई कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी क्वालिटेटिव लॉ है, इसने डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं दिया। फॉर्मूला तो सिर्फ सेकंड लॉ नहीं दिया है, इसमें सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ ही। आप सेकंड लॉ के बेसिस पे फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, और आप सेकंड लॉ के बेसिस पे थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। फिजिक्स इट विल मेक गुड यूज ऑफ फॉर्मूला। Every entire theory can be related to finally formula। Well, anyway, so this is ये है, अगर आप बॉडी ए बॉडी बी को एक फोर्स मारती है तो पलट के बॉडी बी बॉडी ए को एक फोर्स मारती है। मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसा बोलते हैं वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ बी। ए ने बी को मारा इस डायरेक्शन में और बी ने ए को पलट के मारा इस डायरेक्शन। ये एक्शन रिएक्शन, they always occur in pairs। एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही होगा। मतलब not only this all forces occur in pairs। कोई भी isolated force कभी हो ही नहीं सकता, आपको दिखता भले ही ना हो। all forces always occur in pairs, क्योंकि कम से कम एक फोर्स का जो आप लगाओगे उसका एक कहीं ना कहीं रिएक्शन तो आ ही जाएगा, तो दो फोर्स होंगे, ये अकर इन पेयर होते हैं। मैं अगर एक फुटबॉल को किक मारता हूं तो एक्शन का असर होता है फुटबॉल पे, वो आगे जाती है, और रिएक्शन का असर होता है मेरे पैर पे। हो सकता है प्लास्टर बनवा के बैठना पड़ जाए। ठीक है, लिख दीजिए इफेक्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन बी सेपरेटली सीन ऑन ईच बॉडी। ये जो फोर्स होते हैं एक्शन रिएक्शन के, वो इक्वल भी होते हैं, ऑपोजिट भी होते हैं, and they act for same duration of time। मतलब जब एक्शन लगता है तभी रिएक्शन आता है।
और जितनी देर तक एक्शन रहता है उतनी देर तक ही रिएक्शन भी रहता है। बस they act for same duration of time but they do not cancel each other. इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, और जब तक एक है तभी तक दूसरा भी है, फिर भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कारण ये है इनका बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे खाली इस फोर्स का असर आया और दूसरी बॉडी पे खाली इस फोर्स का असर। ये वो फोर्स है जो बी पे लगाया और ये फोर्स है जो बी ने लगाया। ये ऑपोजिट है, पर इस बॉडी में ये फुटबॉल है और ये मेरा पैर है। अब फुटबॉल में तो खाली एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो उस फोर्स के कारण फुटबॉल में मोशन हो रहा है। अगर ये सेम बॉडी पे एक लगे तब ये जरूर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लिख दीजिए, दे एक्ट ऑन सेम बॉडी देन दे विल कैंसिल ईच अदर। किन्हीं सिचुएशंस में एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब जिन पार्ट्स पे एक्शन लग रहा है रिएक्शन लग रहा है वे दोनों एक ही बड़ी बॉडी के एक ही कंबाइंड सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लिख लेते हैं फिर समझते हैं। लिखिए, एक्शन रिएक्शन कैन कैंसिल ईच अदर if they are internal forces for a mind system। अगर ये अंदर ही अंदर फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो फिर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, इंटर फोर्सेस कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट लीजिए कि मैं कार में बैठा हूँ, पीछे की सीट है और कार खराब हो गई है और ड्राइवर ने कहा उतर के धक्का लगाइए, पर हमारा आलस इनर्शिया वहीं से बैठे बैठे कार के आगे की सीट धक्का लगा रहे हैं। बदले में रिएक्शन मुझ पे लग रहा है। मैं कार के अंदर बैठ के कार के एक्शन लगा रहा हूँ, मैं आगे की सीट पे एक्शन लगा रहा हूँ। वो जो आगे की सीट है दैट इज अ पार्ट ऑफ कार, क्योंकि वो कार से वेल्डेड है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कार। तो आगे की सीट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हाँ आप कार पे फोर्स लगा रहे हैं। अब कार सीट भी आप पे रिएक्शन लगा रही है और आप दोनों ही कार के एक पार्ट, तो कार का एक पार्ट कार के दूसरे पार्ट पे फोर्स लगा है, तो वो इंटरनल फोर्स है। और फिर ये तो ही कार पे काम कर रहे हैं, अब दोनों सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं। जो मैं एक्शन लगा रहा हूँ आगे की सीट पे, वो भी कार पे काम कर रहा है। मैं रिएक्शन लगा रहा हूँ पीछे की सीट पे, जो 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 सीट मुझे रिएक्शन दे मुझ पर, मैं भी एक्चुअली कार का ही एक पार्ट हूँ। तो इसेंशियली दोनों फोर्सेस कार के ऊपर ही हैं और दोनों कैंसिल कर देंगे। सेम बॉडी पर अगर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स काम करें, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कंबाइंड सिस्टम हो और उस पे ये एक्शन इंटरनल फोर्सेस हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए सेल बोट है, एक सेल है और उसको हमने कांच क्लोज कर लिया है, अंदर उसके ऊपर पंखा में से उस पतवार पे उसकी सेल, ऊपर से भी तो आसमान से भी हवा आ रही थी, जितनी एटमॉस्फेयर हवा आ रही थी उससे तेज हवा डाल दी हमने एक पंखा ला के, और अब वो एक क्लोज सिस्टम हो गया, उसको कांच से एनक्लोज लिया, अब वो एक क्लोज सिस्टम हो गया। अब पंखे की हवा सेल पे जा रही है, वो वजह से सेल बोट आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब ये इंटरनल फोर्स हो गया। हमें चाहिए कि बाहर से उतरिए कार से और बाहर से धक्का मारिए। जब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। चलिए, इसके बाद फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं थर्ड लॉ के बाद फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। थर्ड लॉ में हमने कंक्लूड किया कि जो इंटरनल फोर्स है वो कभी मोशन क्रिएट नहीं कर सकता, डिक्सन पेयर्स। थर्ड लॉ में हमने कंक्लूड किया कि इंटर फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स इंटरनल हो तो वही दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अब ये तो वही सिंपल बात है, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है सीट फ्रॉम वेयर ऑपरेशंस आर मेड। यहाँ भी बैठ के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, बस उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम पे you attach, you define an origin and define coordinate axis
आप किसी डायरेक्शन को +x, किसी को +y, किसी को +z कह देते हैं, या आपकी मर्जी पे। एक्चुअली बस यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है। पर अब न्यूटन लॉ में ये थोड़ा टफ हो जाएगा। जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तो यही मतलब है। अब असली हमें पढ़ना है inertial frame of reference। inertial फ्रेम यानी जिसमें laws of inertia are valid। laws of inertia are valid मतलब ये कि a body can be accelerated only when a real force acts on it। अगर एक रियल फोर्स काम करेगा तो ही बॉडी में एक्सीलरेशन हो सकता है। बिना फोर्स के आप इनर्शिया ओवर नहीं करा सकते। इसमें हम ये नहीं बोलते हैं कि a frame at rest or moving uniform velocity मतलब मैग्नेटिक डायरेक्शन में दोनों में inertial फ्रेम। अगर फ्रेम रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, बेसिकली एक्सीलरेशन ना हो तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। हम लोग यूजुअली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान के काम चलाते हैं। अर्थ पे अब जब भी हम बोलते रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारा यही मतलब है कि हम ग्राउंड फ्रेम अटैच कर देंगे, ओरिजिन ग्राउंड कर देंगे और वहीं एक्सीलरेट डिफाइन कर लेंगे। हम अब मानते हैं कि वो रेस्ट पर है, हालांकि वो रोटेशनल कर रहा है और इसलिए एक्चुअली तो एक्सीलरेटेड है। पर सिंपलिसिटी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस मानते हैं। देखिए अगर क्वेश्चंस हैं एग्जाम में तो यूजुअली नहीं आते हैं, ज्यादा गाइड्स मिलते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, कॉन्फिडेंस कम करने वाले होते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चंस आपको सारे छोड़ देने चाहिए। तो गाइड में क्वेश्चन है तो हम अर्थ को फिर मानेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि उसमें रोटेशनल मोशन होता है और वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है। बट सिंपलिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं सिंपलीफाइंग फिजिक्स, जिससे कि सारे फाइनल पॉइंट्स एक साथ ना हो पर कुछ मोटा मोटा एक परफेक्ट आइडिया क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें नाम से ही क्लियर है कि लॉज ऑफ इनर्शिया आर नॉट वैलिड। लॉज ऑफ इनर्शिया आर नॉट वैलिड। एक्चुअली ये एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड फ्रेम्स हैं। ये बस एक्सेलरेशन से चल रही है और आप उसके अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशंस करें। वो अपने अपना जहां आप बैठे हैं जिस पे उसी को आपने अपना ओरिजिन कर लिया और अपने रिस्क में आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स वाई जेड को पॉजिटिव डायरेक्शंस असाइन कर दी। दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप एक्सेलरेटेड बस के अंदर बैठे हैं तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ इनर्शिया आर नॉट वैलिड, मतलब न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाती है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल्स। Newtonian mechanics fails in non-inertial frame। सारी थियोरी की बातें हैं, बहुत ही हार्डकोर एब्स्ट्रैक्ट थियोरी और इसलिए कॉन्फिडेंस करने वाली है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक बॉडी पर फोर्स नहीं कर रहा काम। A body can be
seem to accelerate even absence of a real force. Yeah. Body can be seen to accelerate even in absence of real force. Force नहीं है फिर भी acceleration है, तो यहाँ न्यूटन्स लॉ तो वैलिड ही नहीं ना. एग्जाम्पल इसका वही है बस. एक चलती हुई एक बस पे है, आप सीट पे बैठे हैं, आपको सीट मिल गई है और आपका मास्टर है थोड़ा बाद में आया है बेचारा 10 बोर्ड पे आज के, और वो खड़ा है, उसको बैठने के लिए जगह नहीं है और बस झटके से स्टार्ट होती है. आप जो बस में बैठे हैं आके आपका इनर्शिया ओवरकम हो रहा है, यू आर अ पार्ट ऑफ बस. बस चलती है तो अभी चलते हैं. मैं खड़ा हूं साइड में तो मेरे पैर भी आगे निकलते हैं, मेरे पैर का इनर्शिया ओवर हो गया. जो हमें मिल गया उसकी हमें कोई वैल्यू होती, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा. आपका इनर्शिया ओवरकम हो गया, आपको कुछ पता नहीं लगा, मेरे पैर का इनर्शिया ओवरकम हो गया, यहाँ भी कुछ नया नहीं हुआ, मेरे थर्ड का इनर्शिया ओवर नहीं हुआ क्योंकि इंस्टेंटेनियसली यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ. तो ये वह जाता है जहां था. मेरे पैर आगे निकले, मेरे पैर आगे निकल गए पर धड़ वही रह गया था. हमें ये नहीं दिखता कि पैर आगे निकले, हमें केवल ये लगता है कि धड़ पीछे रह गया. तो हमें लगता है किसी ने इसको धक्का मारा. अब रियल फोर्स है नहीं पर मोशन पीछे हो रहा है, तो किसी धक्का मारा होगा. ये मैं ये नहीं कहता कि मुझ में एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब आप नहीं कहते कि आप में एक्सीलरेशन हो रहा है, आप ये नहीं कहते कि बस में एक्सीलरेशन हो रहा है, आप ये नहीं कहते कि इस आदमी के खड़ा हुआ है इसके पैरों में एक्सीलरेशन हो रहा है. आप कहते हैं कि इसको पीछे पीछे इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है और कोई रियल फोर्स तो है नहीं. So even in essence of a real force, this is the only you observe because you observe relative motion. Our brain perceives only relative motion. आप जो सीट बैठे हैं वही ठीक मैं मेरे पैर हैं वही मैं खड़ा हूं आपने, तो मेरे पैरों में आपके पैरों में रिलेशन नहीं है, तो वो आप सीव नहीं करोगे. और आप अंदर बैठ के देख रहे हो, बाहर की चीजों को नहीं देख रहा. अभी बाहर की मत करो, आपका सारा अंदर है. आप एक्सीलरेटिंग फ्रेम में बैठे हैं और अंदर की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. आपको केवल एक चीज नजर आएगी और वो ये है कि ये मास्टर को धक्का पीछे किसी ने मार दिया, जबकि फोर्स दे रहा है पर ये पीछे जा रहा है. तो घंटा रहे जबरदस्ती पीछे जा रहा है, ये दिखेगा आपको. तो देखिए साहब क्या है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने जो भी डिसीजन किए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें कहीं कोई मैथमेटिक्स नहीं. कॉन्सेप्ट तो है, इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट, इनर्शियल फ्रेम भी कुछ बातें कर रहे हैं, पर अगर ये किसी भी मीन की हैं तो हम इनको किसी न किसी तरह मैथमेटिक्स से डिस्कशंस में, मैथमेटिकल डिस्कशंस में, इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट कर आएंगे. और इसीलिए वो कर भी लेते हैं. तो अब हम एक नया पढ़ रहे हैं सूडो फोर्स. इसकी मदद से अब हम इक्वेशंस में ये इमेजिनरी बातें थी कि बिना फोर्स के इसको पीछे धक्का लगा, उन बातों को फॉर्मूले में इक्वेशंस इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे. सो दिस समथिंग वेरी यूजफुल. Though this is a fictitious force, this is just an imaginary force, but it helps us improve the effect of inertia in equations. इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट चीज तो है, तो इफेक्ट तो करती है हैपनिंग्स को, और उसको इक्वेशंस इंक्लूड नहीं करते थे क्योंकि इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं था. अब इनर्शिया का फॉर्मूला है, मतलब इनर्शिया का फॉर्मूला तो नहीं है पर अब हम इनर्शिया को सूडो फोर्स की मदद से इंक्लूड कर पाएंगे. देखिए क्या है, कहता है इफ फ्रेम इज मूविंग
विद एक्सेलरेशन ए, एक फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम और वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, then a body of mass m kept in this frame experiences pseudo force ma in backward direction. ऐसा बना लेने से अब हम इनर्शिया के एक्स को इंक्लूड कर पाएंगे मैथमेटिकली इक्वेशंस में, ठीक है। अगर आप में बैठे हैं और बस एक्सीलरेशन ए से चल रही है और कोई बॉडी एम की फ्रीली उसके फ्लोर पे रखी हुई है, फ्रिक्शन भी नहीं है, सपोज फ्रिक्शन नहीं है, बॉडी फ्रीली वहां रखी हुई है, तो आप जब उसका डायग्राम बनाएंगे उस बॉडी पे दिखाएंगे कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी का मास एम है, तो इस एक बैकवर्ड डायरेक्शन में से दिखा लेना। इससे हमने अपने डिस्कशंस को मैथमेटाइज कर लिया। जब तक हम अपने डिस्कशन को मैथमेटाइज नहीं कर पाते तब तक वो पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग कचरा, कॉन्फिडेंस कम करने वाला कचरा है। उस थियरी का कोई फायदा नहीं है जिसे आप मैथमेटिकली यूज ना कर पाए। तो एनर्जी को हम मैथमेटिकली यूज नहीं कर पा रहे थे, और अब वो एशिया का इफेक्ट एम ए के नाम से आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम में एम ए का फॉर्म मार्क करेंगे, बैकवर्ड्स बोला ना, बैकवर्ड अब किसके बैकवर्ड्स, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट, ब्रैकेट में लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द फ्रेम पे जो भी एक्सेलरेटिंग फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन थोड़ा बहुत कई बार ध्यान देनी पड़ती है, बस ठीक है। अगर डायग्राम में एम ए बना लेते हैं तो आपको फिर इसको थ्योरी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, वरना यही डिस्कशंस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकते हैं। जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी हैपनिंग को इनर्शिया से हम एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, पर मैथमेटिकली कोई उसको यूज नहीं कर सकते। तो सूडो फोर्स बनाने के बाद आप इसको मैथमेटिकली इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली ये है तो इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ही, और उसे हम फोर्स के नाम से इंक्लूड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लिख दीजिए 3-4 साल के, कि दिस फोर्स ma can be marked in the diagrams, फोर्स डायग्राम बोलते हैं, बॉडी पे जब फोर्स बनाते हैं फोर्स डायग्राम बोलते हैं, can be marked in the force diagrams only by that observer who shares, SHARES, shares the same accelerated motion, as that of the frame, जो सेम एक्सेलरेटेड मोशन को शेयर कर रहा है, जो सेम एक्सेलरेटेड मोशन को शेयर, तो हमारा ये क्या है कि जैसे जब जो एक्सेलरेटेड मोशन ऑब्जर्वर जो सेम एक्सेलरेटेड मोशन शेयर कर रहा है वो ये देखेगा, उसको लगेगा कि मुझे पीछे सूडो फोर्स ने धक्का दिया। कोई फोर्स तो है नहीं, पर फिर भी आप बस में बैठे हैं, आपको तो दिख रहा है कि मार्शल को पीछे धक्का पड़ा है, तो आपको तो ये धक्का पड़ा है तो आपको बताना तो पड़ेगा किस फोर्स दिया। तो आप बोलते हो इसको मैं तो आगे रहा हूँ, बस आगे जा रही है, इसको सूडो फोर्स पीछे धक्का मारा, ठीक है। अच्छा, बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है जमीन पे, वो भी मुझे देखा, वो ग्राउंड पे खड़ा है, इसको इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है, वो भी मुझे बाहर से खड़े हुए दिख रहा है। उसको क्या दिख रहा है वो देखिए, उसको दिख रहा है कि मेरे पैर तो आगे है, बस भी आगे गई, और उसको दिख रहा है कि मेरा धड़ वहीं गया जहां था। उसे लग रहा है कि इसके धड़ को कोई फोर्स एक्ट किया नहीं है, तो इसका धड़ का ओवरकम किया नहीं है। जो बाहर खड़ा है वो ये कह रहा है कि इसका इनर्शिया ओवरकम नहीं हुआ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इट स्टेज वेयर वाज बिकॉज़ नो फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट,
हैपनिंग तो वही है, जो इनर्शियल फ्रेम है वो कह रहा है कि पैर आगे के हैं और धड़ स्टेशनरी, और जो इनर्शियल फ्रेम है वो हैपनिंग को कह रहा है कि सब कुछ वैसे ही है, बस का अपर पार्ट पीछे गया। हैपनिंग तो वही है। मैथमेटिकली डिस्कशंस को इंक्लूड करने के लिए ये सब अपने आप एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमें दोनों ऑब्जर्वर का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि दोनों को जो दिख रहा है वो अलग अलग दिख रहा है, पर हो तो एक चीज रही है। जो बाहर खड़ा है वो ये कह रहा है पैर तो आगे गए, धड़ वहीं रह गया जहां था, और जो अंदर बैठा है सेम ऑप्शन को शेयर कर रहा है वो ये कह रहा है कि पैर तो वहीं है जहां थे पर धड़ पे गए। सेम हैंगिंग है, पर अलग अलग ऑब्जर्वर्स इस अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जितने भी डिस्कशन आपको करने हो इनर्शिया के, आप सूडो फोर्स के नाम से, थियोरी से मत, जवाब थियोरी से भी देते हैं और सूडो फोर्स से दे सकते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन सिंपल ये है कि a train is moving with constant velocity. Boy is sitting on her berth. Another is sitting exactly vertically below. जो अपर वाला है ना, boy on the upper berth, drops apple. Where will it fall? क्लियरली बताना पड़ेगा, पूछना का हर सवाल में कि ऑब्जर्वर कौन है। इस समय तो डेफिनेटली वही ऑब्जर्वर है जो नीचे की बर्थ पे बैठा, उसके हाथों में गिरेगा, थोड़ा पीछे गिरेगा कि आगे गिरा। और इसमें आप ये मत विजुअलाइज करना है पीछे कैसे जाएगा, वहां तो कंपार्टमेंट आ गया, उसके बाद से टकरा जाएगा। ये सारे बातें मैं न करें, आपको क्या इमेजिन करना है, जितनी बात की ट्रेन के लिए सही है, परंतु बस उसमें केवल 2 ही बर्थ है पूरी ट्रेन में और कुछ भी नहीं है, कोई कंपार्टमेंट नहीं, टॉयलेट नहीं, एक अपर है और एक लोअर बर्थ है, बस ही इमेजिन करिए। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है मेरी कि साहब वो 10 टकरा वकरा तो नहीं आएगा, कुछ मत विजुअलाइज कर, जितना सवाल ने कहा है उतना पिक्चराइज है। ठीक है, इसका आंसर है एग्जैक्टली राइट इन द हैंड्स। इसका आंसर है इन हैंड्स। लोअर बर्थ पे बॉय बैठा है, उसका आंसर इन हैंड्स। कारण है नो स्लो फोर्स, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, नो सूडो फोर्स। ठीक है, अगर जितनी एप्पल मेरे हाथ में है ना, उतनी देर तो जो अपर बर्थ पे बैठा है उतनी देर तो एप्पल पे फोर्स लग रहा है। वो फोर्स जो ट्रेन जनरेट कर रही है और ट्रेन की वजह से जो मुझे लग रहा है, मेरे हाथ पे लग रहा है। मान लीजिए ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है तो मैं भी एक्सीलरेट करूंगा और मेरे हाथ पे ये एप्पल भी एक्सीलरेट करेगा। अभी तो खैर चलिए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो एप्पल जब मैंने ड्रॉ किया ना तो एक्चुअली उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ग्रेविटी के कारण उसमें वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी धीरे धीरे। तो इसका पूरा ग्राउंड से अगर कोई देखेगा ना तो उसमें एक Vx i कैप और Vy कैप दोनों होंगे, उसका पैराबोला होगा। से कोई देखेगा होगा तो बड़ी मोशन देखेगा, पर मैं जो नीचे बैठा हूं, अब ऊपर वाले बॉय में, एप्पल में, जब तक वो हवा में है और मेरे हाथों में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। हुआ ये कि ये एप्पल ने जब मेरा हाथ छोड़ा तब में कुछ वेलोसिटी थी, तो एक्चुअली वो थोड़ा आगे गया और ग्रेविटी के कारण नीचे भी गिरा, पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मुझ में भी इतना ही है ना, हम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए लगता है कि ये ठीक वर्टिकली गिर रहा है।
मेरे को दिखता है 1D वर्टिकली डाउनवर्ड्स आते हुए दिखता है एप्पल, और बाहर वाले को दिखा है कि उसमें तो एक्चुअली एप्पल में इनिशियल वेलोसिटी भी है और ग्रेविटी के कारण वर्टिकल वेलोसिटी भी है। vxi प्लस v बाय जे कैप दोनों होंगे, पैराबोलिक पाथ फॉलो करें। एनीवे, इस समय आपको हम जिस बात को बढ़ावा देना चाह रहे हैं वो है नो सूडो फोर्स। ये तो इनर्शियल फ्रेम है, इस एप्पल पे सूडो फोर्स नहीं होगा। तब तक तो एप्पल एक रियल फोर्स होता है जब वो कांटेक्ट में होता है। कांटेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब तक वो मेरे हाथ में है तब तो एप्पल पे रियल फोर्स काम करेगा। जब वो फ्री है, उसी फ्रेम में जब वो किससे टच नहीं कर रहा है, तब उस पे सूडो फोर्स काम कर सकता है। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता तो अभी ये इनर्शियल फ्रेम है, तो इसलिए इस पे सूडो फोर्स नहीं है। एप्पल पे कोई सूडो फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स ही नहीं तो फिर कोई एडिशनल मूवमेंट हो नहीं रहा है, बात खत्म। पूरी पिक्चर देखी नहीं है, पूरी पिक्चर नहीं देखी है, पूरा विजुअलाइजेशन नहीं करना है, vx i कैप dy j कैप की बात नहीं करनी है, पैराबोलिक पाथ की बातें नहीं करनी है। हमें केवल बात कहनी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं होता। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो एक और डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं इसमें कहीं और, सीधे गया जहां आपने छोड़ा है। अब ये है कि अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ऑब्वियसली बस जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। तो अब चूंकि ये एक्सीलरेशन है तो ये इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स देखता है वो ऑब्जर्वर जो कि सेम मोशन को शेयर रहा है, वो सूडो फोर्स देखता है। यहां से एप्पल ड्रॉप किया था, बॉय उसके नीचे था, जब ये हवा में था तब उस पे सूडो फोर्स काम कर रहा है। ट्रेन का एक्सीलरेशन इधर है, तो सूडो फोर्स अगर पीछे है तो पीछे करेगा, सूडो फोर्स पीछे पीछे करेगा। हम इसे सूडो फोर्स से एक ही लाइन में समझ सकते हैं। पूरा बोले तो ये बोलेंगे कि भाई मेरी वेलोसिटी, हम दोनों बॉयज की, अगर ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है तो मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, जो बॉय बैठा है उसकी भी वेलोसिटी बढ़ रही है। हर इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी वही जो ट्रेन की है, क्योंकि मैं का पार्ट हूं, मेरा ट्रेन से कांटेक्ट है, मेरा ट्रेन से कांटेक्ट है, चिपका हुआ है वहां पर, फोर्स मुझको ट्रांसमिट हो रहा है, तो हर इंस्टेंट पे मेरा इनर्शिया ओवरकम हो रहा है। तो अगर एप्पल जिस इंस्टेंट छोड़ा था उस इंस्टेंट पे तीनों की वेलोसिटी सेम थी, पर बाद में एप्पल की वेलोसिटी अब चेंज नहीं हो पाई क्योंकि उसको कोई कांटेक्ट नहीं है। हम तो आगे निकल गए, एप्पल वेलोसिटी से गिरता रहा, इसलिए हमारे पीछे गिरा, तो उसकी पूरी एक्चुअल लॉजिक हो गई। पर सिंपलीफाई डिस्कशन सर इतना बोलने कि भाई ये एक्सेलरेशन से आ रहा है, सूडो फोर्स पीछे काम करेगा, अब जहां फोर्स काम करेगा वहीं तो क्या। सूडो फोर्स के तरह सोचने की आदत डेवलप करी। ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, ट्रेन आगे जा रही है, पर कुछ लगा दिए, ऊपर के बर्थ से बॉय बैठा है, एप्पल टपकाया, नीचे बर्थ पे एक बॉय बैठा है, उसे कैच करने के लिए वो एप्पल कहां गया। सिर्फ सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से आपको उसके जवाब देना है। तो देखिए, ये अगर पूरी ट्रेन कोई कमांड वगैरह है ही नहीं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है, तो रियल फोर्स, रियल रिट्राक्टिव फोर्स ट्रेन पे यहां काम कर रहा है, वेलोसिटी के अगेंस्ट, इधर वेलोसिटी है, रियल फोर्स यहां काम कर रहा है, तो सूडो फोर्स यहां काम करेगा, सूडो फोर्स यहां काम करेगा। ये अपर का बॉय है, ये लोअर का बॉय है, ये एप्पल है, और इसका सूडो फोर्स यहां काम करेगा, तो कहीं यहां के जो रियल फोर्स इज बैकवर्ड्स, सो द सूडो फोर्स इज फॉरवर्ड, तो आगे गिरे, पीछे नहीं गिरेगा। अगर फोर्स पीछे लग रहा है तो पीछे गिरेगा, फोर्स लग रहा है तो आगे गिरेगा। आपको ये एक्चुअली ध्यान से मानना चाहिए कि रियल फोर्स अगर रिटार्डेशन है, वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सीलरेशन मार्क करते हैं, ये थोड़ा रिस्की, ये रिस्की केस। अगर रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी मार्क करो, उसके अगेंस्ट एक्सीलरेशन मार्क करो। आप वेक्टर्स को प्रॉपर डायरेक्शन से मार्क करते हो,
माइनस ए नहीं लिख सकते, यहाँ माइनस ए नहीं लिख सकते आपको ए लिखना पड़ेगा डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मारिए, प्रॉपर डायरेक्शन मार्क करिए। रिटार्डेशन आप यहाँ माइनस ए मत लिखिए, ए लिखिए और इस डायरेक्शन में। रियल रिटार्डिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, रियल रिटार्डेशन यहाँ है, इसलिए सूडो फोर्स एम नाम का यहाँ काम करेगा। जब एक फोर्स यहाँ है तो वो यहीं गिरेगा। इसी हैपनिंग को हम लोग इनर्शिया डिस्कस करते हैं। ट्रेन रिटार्ड रही है, इसी इंस्टेंट अभी एप्पल मेरे हाथ में है, तो हर इंस्टेंट पे एप्पल की वही वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की होगी और जो मेरी होगी, कि हम लोग सब में एक कांटेक्ट है, तो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, एक लिंक है हम सब में। अगर ट्रेन की वेलोसिटी कम होती जा रही है तो मेरी वेलोसिटी भी कम जा रही है, और मेरे हाथ जो एप्पल है उसकी वेलोसिटी भी कम हो जा रही है। अब की इंस्टेंट पे मैंने एप्पल ड्रॉ दिया, अब एप्पल जब हवा में है उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी अब, क्योंकि अब उसका कोई लिंक बचा। जिस इंस्टेंट पे एप्पल मैंने अपने हाथ से छोड़ा, एप्पल की स्ट्रिक्ट डाउनवर्ड जर्नी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, पर तो रीच एप्पल में चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ट्रेन जा तो फॉरवर्ड ही रही है, मेरी वेलोसिटी फॉरवर्ड है, मेरे हाथ में एप्पल है उसकी वेलोसिटी भी फॉरवर्ड है, तो एप्पल आगे जाएगा। इस बीच मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मुझ में रिटार्डेशन हो रहा है, तो मैं कम डिस्टेंस करूंगा, एप्पल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए मेरे स्पेक्ट में मुझे लगेगा एप्पल आगे हो गया। मैं मेरी वेलोसिटी कम होती जा रही है तो मैं यहीं तक पहुंचूंगा, पर एप्पल की वेलोसिटी जब तक एप्पल नीचे आ रहा है, एप्पल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एप्पल यहां पहुंचेगा, मैं यहां पहुंचा, लोअर बर्थ पे बैठा है बॉय वो कहां पहुंचा, क्योंकि भी ट्रेन का एक पार्ट है, तो लोअर बर्थ का बॉय यहां पहुंचा, अपर बर्थ का यहां है अभी, पर एप्पल यहां है। क्यों? जब तक एप्पल हवा में है तब तक उसका किसी से लिंक नहीं है। इस बीच जो वेलोसिटी चेंजेस हुए, जब तक एप्पल अपर से लोअर बर्थ तक पहुंचता है, इस बीच अगर वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ तो वो एप्पल को ट्रांसमिट नहीं हुआ। एप्पल का कोई लिंक है ना, मेरी वेलोसिटी कम हो गई तो मैं कम आगे गया, पर एप्पल की वेलोसिटी तो कम नहीं हुई तो ज्यादा आगे गया, तो वो मेरे आगे गिरा। ये डिस्कशन है इनर्शिया के हिसाब से, और ये सिंपल डिस्कशन सूडो फोर्स के हिसाब से। बैकवर्ड्स रियल फोर्स है तो एक्सेलरेटरी फोर्स इधर है, और फोर्स चाहे तो वो यहाँ गिराएगा। सूडो फोर्स वाले डिस्कशन बढ़ावा दीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत के है ये फोर्स, और बहुत बहुत डरावना है ये कॉन्सेप्ट, बहुत वीक रहता है स्टूडेंट्स का सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। बस यही ध्यान रखना है कि वो ऑब्जर्वर, वही ऑब्जर्वर केवल सूडो फोर्स को मार्क कर सकता है, सेम एक्सेलरेटेड मोशन शेयर कर रहा है। ये जो बाहर आदमी बैठा है, ट्रेन के बाहर से कोई आदमी इसको देगा तो वो इस पे सूडो फोर्स बात नहीं करेगा, वो तो इनर्शिया के कारण इसकी वेलोसिटी टेंड रही, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इस पे फोर्स काम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि इस पे फोर्स काम कर रहा है, और इनर्शिया के कारण इसकी वेलोसिटी मेंटेन रही। तो इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ही सूडो फोर्स मैथमेटिकली इनकॉर्पोरेट कर रहा है। आपको समझना है, थियरी से बात करेंगे तो ज्यादा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, पेपर हॉल में उतना दिमाग फ्रीली सो नहीं पाता, पर मैथमेटिक्स से आपने उसको एक कॉन्क्रीट शेप दे दिया है, आपके डी के डिस्कशंस को आपने कॉन्क्रीट दे दिया है। ये एक्सप्रेशन है, एक डी ऐसा पानी है और आप को किसी फॉर्म पे रखे, ढीले करके कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर बाद पानी का प्रोफाइल क्या होगा, फिर आप एक बार उसको एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहे हैं, और एक बार आप इसको प्लेटफॉर्म समेत रिटार्डेशन से आगे ले जा रहे हैं। रिटार्डेशन से तो सिस्टम फॉरवर्ड ही रहा है, ये एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड जा रहा है, ये वेलोसिटी से फॉरवर्ड जा रहा है। हमें वाटर का प्रोफाइल बनाना है सभी में, फिर तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है तो ये पानी भी ऐसे ही रहेगा। अगर एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, सूडो फोर्स बैकवर्ड काम करेगा, तो ये पानी का फाइल ऐसा हो जाएगा, और अगर रिटार्डेशन इधर है तो मैं रियल फोर्स यहाँ मार्क करता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ मार्क करता हूँ, वेलोसिटी यहाँ मार्क करता हूँ, तो फिर मैं सूडो फोर्स भी यही मार्क करूंगा, सूडो फोर्स यहाँ मार्क करूंगा, तो हो जाएगा
यहाँ सूडो फोर्स है पानी को, यहाँ भी फोर्स यहाँ है, रियल फोर्स यहाँ है, सूडो फोर्स है पानी को पीछे फेंक दिया, और यहाँ रियल फोर्स यहाँ है तो सूडो फोर्स पानी को वहां फेंक दिया। ये है काम। इनर्शिया से जाता हूँ इसे 1 मिनट। तो क्या है कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल है और यहाँ का मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम मेंटेन, तो थोड़ी देर बाद भी इनमें ये सेम डिस्टेंस मेंटेन होगा, ये प्रोफाइल चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, एक्सीलरेशन से जब पूरा सिस्टम चल रहा है ना, तो ये मॉलिक्यूल है ना, ये तो कंटेनर के फैट में, पर ये अंदर के मॉलिक्यूल फ्री, इनमें इमीडिएटली ये मैसेज नहीं पहुंचेगा कि ये मॉलिक्यूल आगे चल चुके हैं, ये ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएंगे, पुरानी वेलोसिटी से ही आगे जाएंगे, फ्री टाइप के उतने फ्री भी नहीं है, फिर भी क्या इमीडिएटली इन पर एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होगी, क्योंकि शायद लिंक जो है रिजिड नहीं है। पानी है ना, लोहा होता सॉलिड बॉडी होती तो पूरी साथ साथ जाती, पानी है लिक्विड है, तो लिंक रिजिड नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कम चलेंगे आगे, ये कम है, ये ज्यादा है, जिनका जितना ज्यादा अच्छा कांटेक्ट है वो उतना आगे निकल गए। ये मॉलिक्यूल ये यही पहुंचे और ये यहाँ पहुंच गए, इसके प्रोफाइल ऐसा हो गया। इनकी बात करें अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो इन मॉलिक्यूलों ये तो अभी पुरानी वेलोसिटी से ही चलते रहे और इनकी वेलोसिटी कम हो गई। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो फ्री मॉलिक्यूल पुरानी वेलोसिटी से चल रहे, इन्होंने ज्यादा टक्कर लिया। ठीक है, ये कहानी है। फोर्स से इमेजिन करिए, थियरी का एक डाउट कुछ माइंड में आता तो है कि फोर्स तो पीछे है या आगे है, ये ऊपर कैसे जा रहा है। बाद में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, those of you who are very interested उनको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, आप इसको यहाँ ले जाते हो ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हो तो इधर प्रेशर बढ़ जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर के कारण लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको और पढ़े इस पूरे डिस्कशन को कि एक्चुअली जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ना प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है, फिर हाई प्रेशर है तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पर जैसे एक्सेलरेशन इस तरफ है, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो, ये हाई प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर चढ़ जाता है। आपका ये क्वेश्चन आता है कि साहब ये आगे पीछे हो रहा है मॉलिक्यूल्स, ये तो समझ में आता है, साइड ऊपर कैसे चढ़ रहा है, कौन सा फोर्स है जो ऊपर चढ़ा रहा है, तो वो इसका जवाब है प्रेशर डिफरेंस। तो इस समय उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बात केवल लेते हैं कि ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, जैसे कहीं किसी मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं तो कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफाइल नहीं होगा, पर अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन ये है और फोर्स यहाँ है तो फिर मॉलिक्यूल्स यहाँ चल जाएंगे फोर्स के कारण। इधर ही फोर्स है तो इधर ही एक प्रेशर भी है और प्रेशर के कारण मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर रिटार्डेशन है तो थोड़ा रिस्की है, वेलोसिटी वहां मार्क करिए और एक्सेलरेशन यहाँ मार्क करिए, ये रियल एक्सेलरेशन है, जो एक्चुअल फोर्स लगा रहे हैं, जो रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं वो यहाँ लगा रहे हैं, तो सूडो फोर्स यहाँ काम करेगा। अभी सूडो फोर्स अगर काम करेगा तो फोर्स यहाँ है तो मोशन भी यही होगा, पर फोर्स यहाँ है तो प्रेशर ही ज्यादा होगा, प्रेशर होता है फोर्स बनेगा, यहाँ से ज्यादा है तो लिक्विड ऊपर भी चढ़ जाएगी। यही कहानी है। दैट इज ऑल फॉर नाउ। इसकी मैथमेटिक्स के डिटेल्स और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ फर्दर एप्लीकेशन। थैंक यू।